We are going to do a worksheet of class 4 maths मेला chapter है आपका 13 transport museum. So first of all we will do 1 mark questions. If we multiply any number by 10, just simply you have to remember we have to add 0. If we are multiplying by 0, add 0. If we are multiplying by 10, if we are multiplying by 10, add 1 0. If we are multiplying by 100, add 2 0. And if we are multiplying by 1000, add 3 0. For example, if in first question we are multiplying 15 with 10, so we will add 0 and it will be 150. So answer will be 150. Okay. नेक्स्ट आपको 64 को 8 से डिवाइड करना है. सिंपल है, 8 8 जब आपका 64 होता है तो इसका आंसर आएगा 8. 20 को 100 से करना है तो मैंने आपको बताया था इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 वी हैव टू ऐड 2 0. तो 20 में 2 0 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 2000. सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ऐड करनी है 0. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 0 हटानी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर डिवाइडिंग बाय 10 वी हैव टू रिमूव 1 0. इफ़ वी आर डिवाइडिंग बाय 100 वी हैव टू रिमूव 2 0. ओके, जैसे हमें 400 को 10 से डिवाइड करना है, एक 0 हटा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 40. इसी को अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे होते तो हम 2 0 हटाते और हमारा आंसर आ जाता 4. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. 12 मल्टीप्लाई बाय 20, सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई करो और एंड में आपको 0 ऐड कर देंगे. 12 2 जा कितना होता है 24 और एक लास्ट में हम 0 लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 240. ठीक है, जब भी आपको किसी 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आप नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए. जस्ट जैसे 40 से करना है 4 से कीजिए और आंसर में आप 0 ऐड कर दीजिए. 400 से करना है तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में 2 0 आप आंसर में ऐड कर दीजिए. ठीक है, सिंपल है, ईजी है, आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है. जब भी आप किसी 0 वाले नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर है उसमें उससे मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर में एंड में 0, जितनी भी 0 है आपके क्वेश्चन में उतनी 0 लगा दीजिए. ठीक है, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 24 को 40 से करना है. आप 24 को 4 से कीजिए. 24 4 जो होता है आपका 96 और एक 0 आपको एंड में लगा देनी है. 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो. आप कोशिश कीजिए कि आप माइंड में डिवाइड, छोटे छोटे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर पाओ, आपको बार बार पेन या यूज़ नहीं करना पड़े. तो देखो 5 2 जा 10 होता है, 2 हमने लिख दिया, 2 रिमाइंडर बचा, 5 है, 2 5 जा यानी कि 25 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, 16 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 के बाद हम 100 में 2 0 होती है, 2 0 ऐड कर देंगे ना, आंसर हमारा 1600 आ जाएगा. नाउ आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. अ बस कैरीज 20 पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल इन 12 बसेस. एक बस में 20 पीपल आ सकते हैं. 12 बसेस में कितने आएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 में तो ज़्यादा ही लोग आएंगे ना. जब भी आंसर हमारा ज़्यादा आना होता है हमें मल्टीप्लाई करना होता है. आप थोड़ा सा इसको समझना है ट्रिक को, कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होता है, कहाँ डिवाइड करना होता है. जब हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं इक्वली तो हम डिवाइड करते हैं, है ना. हमें अगर छोटे छोटे पोर्शन में उसको बांटना है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें एक टोटल चाहिए होता है बिग अमाउंट, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक बस में 20 लोग आ सकते हैं, 12 बस में तो ज़्यादा ही आएंगे ऑब्वियसली. तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 टी जा 24 होता है और लास्ट में एक 0 आपको ऐड कर देनी है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 94 इज़ डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, तो 11 8 जा 88 होता है, क्योंकि 9 जा तो 99 हो जाएगा, जो 94 से बिग हो जाएगा. तो अब आपको 88 माइनस कर देना है 94 में से. तो पहले 90 में से 88 माइनस करो 2 और 4 हमारा था, है ना. 90 और 4 अलग अलग कर लो. 90 में से 88 माइनस करो 2 और 4 हमारा था ही अलग, तो 2 and 4 6 हो गया, तो 6 हमारा रिमाइंडर बच गया. तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय ट्रेन हैज़ 15 कोचेस. एक टॉय ट्रेन है जिसमें 15 कोचेस है. ईच कोच कैन सीट 14 चिल्ड्रन. एक कोच में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 14. ड्यूरिंग अ स्कूल विजिट स्टूडेंट्स वांट टू नो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट इन द ट्रेन. एक कोच में 14 बैठ सकते हैं, टोटल हमारे 15 कोचेस हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई. एक में इतने, 14 में कितने, ठीक है ना. 14 में ज़्यादा ही बैठ पाएंगे ना, एक में 15 बैठते हैं तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 को. 14 5 जा कितना होता है 70, 0 7 आप कैरी लगा लो. 14 1 जा 14, 14 and 7 21. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 210. डैट मीन्स 15 कोचेस में आपके 210 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं. देखिए, इफ़ 324 चिल्ड्रन वांट टू सिट
अब हमने देख लिया कि 15 कोचेस में हमारे 210 स्टूडेंट जो हैं बैठ सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, स्लाइटली चेंज। अब हमारे पास बच्चे जो हैं वो है 324, वो कोचेस में बैठना चाहते हैं। एक कोच में हमें पता है 14 सीट है, तो कितने कोच हमें 324 बच्चों के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बच्चों को हमें कोचेस में बिठाना है, तो हम 324 को डिवाइड करके देख लेते हैं 14 से कि कितने कोच हमें चाहिएंगे। ठीक है, तो 3 14 2 जा होता है हमारा 28, 2 है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचेगा 4 हम लेंगे, फिर 3 जा हमारा होता है 42, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। डेट मीन्स 23 कोचेस में हमारे बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन 2 बच्चे हमारे बच जाएंगे। तो 2 बच्चों के लिए हमें एक और कोच लगाना पड़ेगा। अब हम उन्हें ऐसे तो कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते ना, बैठ के जाएंगे बच्चे, हमें बिठाने हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा कोच और लगेगा। तो 23 + 1 यानी कि 24 कोच हमें 324 बच्चों को बिठाने के लिए चाहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 × 15 पेबल अरेंजमेंट शोन बाय अ टीचर। यानी कि आपको एक आपकी पेबल अरेंज की हुई है। 5 × 15 का मतलब क्या है कि आपके एक रो में 15 पेबल्स है और 5 रोज़ हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, और एक रो में जो है 15 पेबल्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी रोज़ आर देयर, तो रोज़ तो हमारी कितनी है 5। मैं फिर से बना देती हूँ, ये हमारा है, इसमें जो रोज़ है वो कितनी है 5, और एक रो में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे करके 15 है, 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे करके पूरे 15 पेबल्स हैं एक रो में। तो रो कितनी है 5 और पेबल्स एक रो में कितने हैं 15। टोटल नंबर ऑफ पेबल्स सिंपल है, आप 15 5 जा 75। ठीक है, अगर आपको, वैसे तो आपको 20 तक टेबल आनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर आप 5 5 जा 25, 2 कैरी लगा लो, 5 1 जा 5 एंड 2 7, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप ब्रेक करके भी कर सकते हो, 10 और 5 15 को कर लो, 10 5 को 10 से करो 50, 5 को 5 से 25, दोनों को प्लस कर दो 75 हो जाएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जब हम बड़े नंबर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर जिससे भी मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को, जैसे हमने 15 को 10 और 5 में डिवाइड कर दिया, 10 अलग 5 अलग, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया। इसको आप माइंड में कर सकते हो ईजिली, 10 5 जा 50 और 5 5 जा 25, और 50 + 25 कितना होता है 75। ईजिली आंसर आ गया, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने माइंड में ही कर लिया। तो इस तरह से आप बिग नंबर को स्मॉलर नंबर में करके डिवाइड, और आप फिर मल्टीप्लाई करके उसे प्लस कर सकते हो, ये आप माइंड में भी कर सकते हो, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, A farmer packs rice in sacks of 10 kg each. If he has 600 kg of rice, how many sacks will be need? तो मैंने बताया था हम डिवाइड करते हैं, है ना। एक सैक 10 kg की है, 600 kg राइस है, आपको 10 kg की उसमें सैक्स में उसे डिवाइड करना है। तो जब हम 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो हटा देंगे। मैंने बताया था ना, डिवाइड करते हैं तो हम एक ज़ीरो रिमूव कर देते हैं, जितनी भी ज़ीरो वाले नंबर से वो कर रहे हैं उतनी ज़ीरो रिमूव कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 600 को 10 से, तो एक ज़ीरो हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60। इफ़ ईच सैक वेज 100, सिंपल है, अगर 10 था तो 60 आ गया, 100 है तो 6 आ जाएगा, 2 ज़ीरो हटा देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिवाइडिंग बाय 10 एंड डिवाइडिंग बाय 100। तो डिवाइडिंग बाय 10 में रिमूव 1 ज़ीरो, डिवाइडिंग बाय 100 में हम क्या करते हैं रिमूव 2 ज़ीरोस, यही डिफरेंस है। तो ये हमारी एक छोटी सी वर्कशीट थी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जो मैंने नोटबुक LM से प्रिपेयर किया है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग वे में डिफ़ाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से देखिए और समझिए। गुड लक। You know, when you look at a simple math worksheet and all you see is, well, a bunch of problems, today we're going to look a little closer, because hidden inside these basic questions are some seriously powerful shortcuts for thinking, not just about numbers, but about, well, pretty much everything. So let's crack the code.
Okay, so what do a toy train, a big sack of rice, and a handful of pebbles all have in common? It's not a riddle, I promise. They're actually all puzzles in disguise. Each one holds a key to solving problems, not just on a piece of paper, but out in the real world. Let's unlock that first one. All right, our first tool is something I like to call the zero shortcut. This is your secret weapon for handling big numbers really, really fast. It almost feels too easy, but you're about to see just how powerful this little trick is. Okay, here's a quick one for you straight from the worksheet. 15 times 10. Go on, what is it? I bet the answer just popped right into your head, didn't it? Boom, 150. And the reason you got that so fast is because your brain didn't really calculate it. It used a simple, totally reliable rule. And here's that rule, the secret sauce. When you multiply by 10, you just tack a zero on the end. By 100, tack on 2 zeros. It's such a simple pattern, and once you really see it, you just can't unsee it. And what's really cool is that this shortcut works in reverse. So imagine we have this huge 600-kilogram sack of rice. If we want to divide it into 10-kilo bags, you just knock off a zero. Bam, 60 bags. Need 100-kilo bags? Knock off 2 zeros. That's 6 bags. It's the exact same logic, just going the other way. So we've got our first tool. But, these shortcuts aren't just for abstract numbers floating around in space. Their real power, their real magic, happens when we use them to solve actual real-world problems. This is where math gets interesting. The classic word problem. We've all been there. So, a bus carries 20 people. How many people can travel in 12 of those buses? Now, your brain might want to jump straight to the math, but hang on. Let's slow down for a second and build a solid method for this. The trick to any word problem is just turning it from English into math. Step 1, pull out the key numbers. Here, it's 20 and 12. Easy. Step 2, what's the actual question? We need the total number of people. Got it. Step 3, pick your tool. We're putting equal groups together, so that's a job for multiplication. And finally, step 4, you just solve it. And there it is, 240 people. By following these 4 simple steps, you can turn pretty much any confusing word problem into a simple equation you can actually solve. It's a reliable system, and trust me, it works every single time. All right, let's talk about division for a minute. Specifically, what happens when numbers don't divide perfectly? We get a remainder, right? That little leftover number. Well, it turns out that number isn't junk. It's often the most important part of the whole problem. Okay, picture this. We've got a toy train. There are 324 kids who want to get on, and each coach can seat 14 of them. Now, the math here is pretty straightforward, right? It's just 324 divided by 14. But the answer? Well, the answer isn't just a number. So when you actually do the math, you find out you can fill 23 coaches completely. But after that, you've got this little number left over, a remainder of 2. And this right here is the crucial point. What does that number 2 times actually mean? It's not just a leftover from a math problem. It represents 2 actual kids who are still standing on the platform. So what do you do? And that is the secret of the remainder. It's a signal. It's telling you to take action. That little 2 tells you that you need to get one more coach. It's the piece of information that solves the real problem, not just the equation. See? Now, this last tool is my personal favorite. It's a way to tackle multiplication problems that look really tough by cleverly breaking them up into smaller, much easier pieces. I call it the smart split. So let's say you've got 5 rows of pebbles and there are 15 pebbles in each row. How would you figure out 5 times 15 in your head? No calculator, no pen and paper. How do you do it? Well, here's the trick. You don't solve 5 times 15, you split it. Instead of wrestling with 15, you just break it down into 10 and 5. So now you have 2 super friendly problems, 5 times 10 and 5 times 5. First, you take the easy part. 5 times 10. Hey, that's our zero shortcut again. We know that one. It's 50. Next, you solve the other simple piece. 5 times 5, yeah, we all know that one by heart. That's 25. And now, for the grand finale, you just add them together. 50 plus 25 gives you 75. And just like that, you've solved 5 times 15 in your head, no sweat. You just had to break it down. Now, this smart split trick actually has a fancy official name. It's called the distributive property.
But all it really is an incredibly powerful way to do mental math by breaking down complicated problems into simple, bite-sized steps. So there we have it. Just by taking a closer look at a simple little worksheet, we've actually built a powerful new toolkit for thinking. Let's recap what's in there. We've got the zero shortcut for lightning-fast multiplying and dividing. We've got our 4-step method for cracking any word problem. We know the remainder's secret, that it's not a leftover, it's a signal for what to do next. And we've got the smart split for turning big problems into easy ones. And listen, these aren't just tricks for a math test. They're totally new ways of thinking. They can help you figure out a tip at a restaurant, split a bill with friends, or plan a project. So the real question is, now that you have these tools, what everyday puzzles are you going to unlock?